नमस्कार दोस्तों जनरली भारत के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी टारगेट दिया जाता है ना, वो कभी भी समय पर पूरा नहीं होता। चाहे रोड है, ब्रिजेस है, टनल है, जनरली लोग मान के चलते हैं कि जो भी समय दिया गया उससे 5-10 साल आगे चलकर ही ये टारगेट पूरे होंगे और उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी खबर सामने आई है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया है क्योंकि भारत ने 5 साल पहले ही ये टारगेट अचीव कर लिया। आप देख सकते हो खबर, इंडिया हिट्स 50% नॉन फॉसिल पावर माइलस्टोन अहेड ऑफ 2030 क्लीन एनर्जी टारगेट। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि भारत ने अचीव क्या किया है और क्या ये एक्चुअल में हो गया है, क्योंकि यहां पर पावर कैपेसिटी होना और जनरेशन करना एक्चुअल में उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। और इसीलिए इस वीडियो में आपको दोनों चीज बताऊंगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूपीएससी बैच के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है और इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये भी अवेलेबल है। क्या करना है आपको, यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। लिंक कमेंट सेक्शन में। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ये फोन नंबर दिया है, इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी, किसी भी प्रकार की हेल्प अगर आपको चाहिए कोर्स से रिलेटेड। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत ने क्या कमिट किया था। आप सबको याद होगा 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो इसके तहत हर एक देश को यहां पर प्लेज लेना था कि वो अगले 15 सालों में या फिर वो जो भी टारगेट अचीव करना चाहता है उसको लेकर हर एक देश को बताना था कि वो देश क्या टारगेट कर रहा है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम उसको रोक सकें और जो सी लेवल राइज हो रहा है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी ना हो। और इसी की वजह से भारत ने यहां पर देखिए क्या कमिटमेंट दिया था। भारत ने एक तो ये कहा था, रेड्यूसिंग एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाई 33 to 35% बाई 2030। बेसिकली ये 2005 का जो लेवल था उसके हिसाब से 33 to 35% हम रिड्यूस करेंगे जो एमिशन इंटेंसिटी है। दूसरा हमने यहां पर यह भी बोला था कि जो एडिशनल कार्बन सिंक है वो हम बनाएंगे 2.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन टन का। मतलब कि यहां पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होता है तो वो रिलीज ना हो, उसके लिए हम कार्बन सिंक बनाएंगे ताकि उसको स्टोर करके रखा जाए और एनवायरमेंट में ना जाए। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना, जो हमने अचीव किया वो ये है कि भारत ने ये कहा था कि पहले हमारा 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा 2030 तक, और इसको एक्चुअली में हमने बढ़ाकर 50% कर दिया। 2022 में जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था, इसमें हमने बोला कि जितना भी नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी आएगा वो बेसिकली 50% कैपेसिटी उसकी हमारी इससे होगी। 2030 तक ये हमें अचीव करना है। तो इसी की वजह से यहां पर फाइनली भारत ने इसको अचीव किया है। और ये आप देख सकते हो एज ऑफ 30 जून 2025 जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 484 गीगावाट। मतलब जो टोटल पावर जनरेशन की कैपेसिटी भारत के पास है इस समय वो है आपका 484 गीगावाट, और इसमें से नॉन फॉसिल फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो है आपका 242 गीगावाट। मतलब एग्जैक्टली 50% हमारे पास जो कैपेसिटी, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कैपेसिटी मतलब पावर जनरेशन कैपेसिटी। कैपेसिटी का ये मतलब नहीं होता कि एक्चुअल में हम उतना ही जनरेट कर रहे हैं। एक्चुअल जनरेशन में और कैपेसिटी होने में अंतर है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उसकी कैपेसिटी है अर्न करने की 5 लाख रुपए सालाना, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी नौकरी मिली भी है वो अर्न कर रहा है 4 लाख रुपए। तो आप, आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैपेसिटी अलग होगी, उसका स्किल अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो एक अलग होता है। और इस पे ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं इसके बारे में आगे आपको जिक्र करूंगा। तो यहां पर जो हम नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सब आ जाता है। तो इसमें से जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब आते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो 184 गीगावाट है। मतलब टोटल जितनी कैपेसिटी है उसमें से 38% रिन्यूएबल एनर्जी का है। और हाइड्रो मतलब जो पानी से जनरेट होता है डैम्स वगैरह के थ्रू, तो यहां पर 49 गीगावाट है और ये है टोटल कैपेसिटी का 10%। और न्यूक्लियर वाला है 8.8 गीगावाट जो कि है सिर्फ 1.8%। मतलब यहां पर इसको तीनों अगर आप जोड़ दो तो ये आता है 242 गीगावाट। मतलब टोटल कैपेसिटी का 50% हमारे पास अब नॉन फॉसिल फ्यूल की हो गई है। अच्छा, जब हम फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोयला हो गया स्पेशली, क्योंकि सबसे ज्यादा कोयले से ही जनरेट होता है अभी भी हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी। 200 गीगावाट से ज्यादा, सोच के देखिए। इसके अलावा थोड़े बहुत गैस से होते हैं, डीजल से जनरेट होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि ये अभी भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि कोयला से जनरेट हुआ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लगातार
प्रोड्यूस होता रहता है और पूरे देश भर में सप्लाई करता रहता है। ये जो आप नॉन फॉसिल फ्यूल वाला देख रहे हो ना, जैसे सोलर एनर्जी हो गया। अब सोलर एनर्जी में प्रॉब्लम ये होती है कि वो जनरेट होता है, आपको स्टोर करना होता है, आप लगातार उसकी सप्लाई नहीं रख सकते ना, क्योंकि अब दिन में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, रात में नहीं होगा। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भारत ने ये अचीव कैसे किया है। देखो, सबसे पहला है एग्रेसिव रिन्यूएबल डिप्लॉयमेंट। मतलब कि भारत ने, आप सोच के देखो, इसी साल पहला जो 6 महीना था 2025 का, उसमें 16 गीगावाट ऑफ सोलर और विंड कैपेसिटी ऐड किया। 2024 में हमने टोटल 28 गीगावाट ऐड किया था रिन्यूएबल एनर्जी का, जो अभी तक किसी भी साल का सबसे ज्यादा है। और अकेले सोच के देखिए, जून 2025 में, मतलब पिछले महीने, 7.3 गीगावाट ये हमने ऐड किया। मतलब 5.4 गीगावाट सोलर और 1.4 गीगावाट विंड का। और यहां पर सरकार ने कई पॉलिसी स्कीम्स लेकर आए, जैसे सोलर पार्क हो गया, पीएम कुसुम स्कीम हो गया जिसमें फार्मर्स के लिए सोलर पंप था, पीएम सूर्य घर योजना हो गया जिसमें रूफ टॉप सोलर की बात कही गई। इसके अलावा जो ग्रीन ओपन एक्सेस रूल है, इसके अंदर क्या था कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनको 100 किलोवाट से ज़्यादा की एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो वो बाजार से डायरेक्टली ग्रीन पावर खरीद सकते हैं। इसके अलावा पीएलआई स्कीम लाया गया था कि जो सोलर मॉड्यूल होता है ना आपका बनाया जाता है, तो वो भारत में ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का भी पुश है। जैसे स्टेट में, जैसे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, इन्होंने रिन्यूएबल में काफ़ी अच्छा काम किया। मेजर प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो अडानी, टाटा पावर, रिन्यू, ग्रीन को, इनसे आया है। और जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्फ्लो है वो भी आपको देखने को मिलेगा भारत के ग्रीन इकोनॉमी के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इतना हिस्टोरिक क्यों बताया जा रहा है। देखो, सबसे पहला यह है कि भारत 3rd लार्जेस्ट एमिटर है। मतलब पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे जो एमिट किया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो उसमें भारत का 3रा नंबर आता है, यूएस और चाइना और यूएस के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इसको कंट्रोल करना था। और साथ ही साथ ये दिखाता है कि भारत कमिटेड है एनर्जी ट्रांजिशन में। हम सिर्फ बोलने के लिए चीज़ें नहीं करते हैं। और अभी इस साल ब्राज़ील के अंदर COP30 होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो उसमें भारत ये दिखाएगा बढ़ चढ़कर कि देखो, हमने 5 साल पहले ही इसको अचीव कर लिया। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी, क्योंकि कोयला से, ऑयल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो हमें कम करना पड़ेगा। तो ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेटर है। कहीं पर कोई युद्ध छिड़ जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, तो इस तरह की चीज़ों से वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन यहां पर देखो, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अभी मैंने आपको क्या बोला कि कैपेसिटी हमारी 50% हो गई है। लेकिन कैपेसिटी होना एक अलग चीज है और एक्चुअल में पावर जनरेशन होना अलग चीज है। देखो, डिस्पाइट हमने रिन्यूएबल एनर्जी में, मतलब जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, उससे हमने 50% कैपेसिटी अचीव कर ली है। लेकिन पावर जनरेशन की जब एक्चुअल बात आती है ना, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है देश के अंदर, तो उसका सिर्फ 25% ही हम नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू करते हैं। जी हाँ, सोलर विंड एनर्जी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, सिर्फ 20 to 25% है। मान लो अगर मैं कहूं कि सोलर और विंड से हम 100 गीगावाट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सिर्फ 25 गीगावाट का। मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी तो 100 गीगावाट की थी, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का कितना हुआ, 25 गीगावाट का। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और कोयला आप सोच के देखो, अभी भी किंग है भारत के अंदर। आप देखिए, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है एक्चुअल में, वो 72% कोयले से होता है। तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कोयले का एक्सपेंशन तो अभी भी चल रहा है। भारत प्लान कर रहा है 2032 तक 80 गीगावाट ऑफ न्यू कोल कैपेसिटी ऐड करने के लिए, क्योंकि पावर डिमांड भारत में बढ़ रही है, तेजी से ग्रोथ हो रहा है। रिन्यूएबल इंटरमिटेंसी, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है इसमें, जैसे विंटर के समय सूरज कम निकला, थोड़ा विंड में इशू है, मतलब डिपेंड करता है ना नेचर के ऊपर, तब ये जनरेट होता है। तो इसकी वजह से हम कोयला को और एक्सपैंड कर रहे हैं। एनर्जी स्टोरेज डिप्लॉयमेंट, देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर विंड में आपको बैटरी चाहिए होता है, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, जो भारत में उतनी नहीं है। और साथ ही साथ ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंजेस भी हैं। मतलब कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, आपको मेन ग्रिड में उसको भेजना होता है, तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज आता है। आपको स्टोरेज करना, ग्रिड स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ये रिन्यूएबल एनर्जी के साथ थोड़े से चैलेंजेस हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं मैसिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बैटरी स्टोरेज में, पम्प्ड हाइड्रो में, स्मार्ट ग्रिड्स में, इन सब के अंदर। अच्छा, यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 2030 का जो टारगेट है, भारत इसको और बड़े स्तर पर अचीव करना चाहता है। एक तो यह है कि अभी हमारा 242 गीगावाट का
कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल का, अब हम इसको डबल करना चाहते हैं 500 गीगावाट का, देखते हैं होता है कि नहीं। इसके अलावा 50% इलेक्ट्रिसिटी हम एक्चुअल में नॉन फॉसिल से चाहते हैं। अभी तो क्या 25% ही है जो मैंने आपको बताया एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और 2070 का भी टारगेट है कि नेट जीरो हो। ये लॉन्ग टर्म विजन है। नेट जीरो मतलब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हम एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करेंगे, मतलब ये नेट जीरो होगा। अगर कुछ रिलीज करेंगे तो कुछ हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के थ्रू उसको स्टोर कर देंगे। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि भारत को ये सक्सेस हासिल करने के लिए, मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा। एक तो क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन को स्केल अप करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है। बेसिकली एक मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस, आप सब जानते होंगे। उसमें क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं H2O, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसको स्प्लिट कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, जिससे हाइड्रोजन हमें मिल जाता है। तो अब हाइड्रोजन मिलना है, वो इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी से ही करोगे। अब मान लो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज़ करो जो कोयले से जनरेट हो रही है, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन उसको कहेंगे जब एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बन रही है। तो अब क्या होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हम इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी का, तो इसलिए हमें इसको बढ़ाना होगा। दूसरा है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा, एनर्जी स्टोरेज को इंसेंटिवाइज करना होगा, रूफ टॉप्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, इसको और बढ़ाना है। और साथ ही साथ देखो, देश भर के अलग अलग राज्यों में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिनको डिस्कॉम कहा जाता है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी बिगड़ी हुई है, उसको भी थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। और ओवरऑल अगर आप इसको ग्लोबल कंपैरिजन में देखो तो देखो भारत अच्छा कर रहा है, लेकिन और अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी कैपेसिटी कितनी हो गई नॉन फॉसिल फ्यूल की 50%, लेकिन एक्चुअल जनरेशन 25% होता है। चाइना में अगर आप देखोगे तो चाइना का भी लगभग वही कैपेसिटी है, लेकिन इनका एक्चुअल जनरेशन 32% है। यूएसए में तो 45% और ये 22% है। और यूरोपियन यूनियन में एवरेज अगर आप देखो तो 60% कैपेसिटी है इनकी, और इनका एक्चुअल जनरेशन लगभग 40% है। तो यहां पर भी हमें तेजी से काम करने की जरूरत है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा स्कीम है जो डायरेक्टली प्रमोट करता है सोलर एनर्जी को भारत के अंदर। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये बैच लेते हो और आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो, पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाता है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, आप एक काम कर सकते हैं, ये फोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर लीजिए। वहां पर आपको पूरी तरह से मेरी जो पर्सनल टीम है वो आपको हेल्प कर देगी। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।